गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसकी पृष्ठभूमि, प्रावधान, महत्व और कमियां जो महत्वपूर्ण हो जाता है यूपी पीसीएस के लिए और आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए। ये कंप्लीट पैकेज है। इससे बाहर न तो मेंस में कुछ आएगा, ना ही प्रीलिम्स में आएगा। यदि आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जॉइन कर लीजिए और क्यूआर कोड भी स्कैन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पृष्ठभूमि समझेंगे, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्यों आया, इसकी क्या पृष्ठभूमि थी, फिर इसके प्रावधान समझेंगे, महत्व जानेंगे और कमियों पर नज़र डालेंगे। शुरू करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसने भारत पर दोहरी नियंत्रण प्रणाली स्थापित की। इसका उद्देश्य 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था। इसका नाम ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे, विलियम पिट द यंग के नाम पर रखा गया। देखो, 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसमें जो कमियां थी वो 1781 के अमेंडमेंट एक्ट में कुछ कमियां दूर की गई। उसके बाद इसी की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया और ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। आइए जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि, यानी कि बैकग्राउंड क्या थी। एक सेकंड। माफ कीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विफलताएं। अब इसकी विफलता समझ लेते हैं पृष्ठभूमि में कि देखो, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें जो कमियां थी उनको सुधारने के लिए 1781 का अमेंडमेंट आया। कुछ कमियां इसमें सुधार दी गई, लेकिन सारी कमियां नहीं सुधारी गई। अब उनको सुधारने के लिए अब यहाँ आया। देखो, वॉरेन हेस्टिंग के समय भ्रष्टाचार, गलत प्रशासन और युद्धों में बड़े खर्चों से असंतोष बढ़ा। सैन्य असफलताएं, कंपनी को भारतीय शक्तियों के साथ संघर्षों में हार का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में 1775 से 1782 के मध्य। ताज की बढ़ती निगरानी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक इकाई से शासक शक्ति में बदल गई थी, जिससे उसकी शासन क्षमता पर संदेह पैदा हो गया था। विलियम पिट द यंगर ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय मामलों पर अधिक नियंत्रण देने के लिए यह कानून पेश किया था। जानते हैं इसकी प्रमुख प्रावधान, यानी कि की प्रोविजंस क्या थे। वैध शासन की शुरुआत हुई, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में डुअल सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट लागू हुआ। भारत का शासन दो भागों में बट गया, एक कंपनी का शासन, दूसरा ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। 6 सदस्यों की एक नई संस्था बनाई गई। दो कैबिनेट मिनिस्टर और 4 सचिव। इसके पास भारत में नागरिक, सैन्य, राजनयिक और राजस्व मामलों पर अंतिम नियंत्रण था। किसके पास में? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास में। कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना रहा। व्यापारिक मामलों को संभालने का अधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास रहा। ठीक है। अब लेकिन प्रशासनिक राजनीतिक फैसलों पर सरकार का अंतिम निर्णय हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के मामलों की रिपोर्टिंग अनिवार्य, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी सैन्य और सिविल मामलों की रिपोर्टिंग ब्रिटिश सरकार को भेजनी थी। संपत्ति का खुलासा पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नागरिक और सैन्य अधिकारियों को
भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्तियों के बारे में जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य था, क्योंकि जो 1773 में जितना भ्रष्टाचार था, जो बंगाल की लूट हो रही थी, उसमें कंपनी को डायरेक्ट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन कंपनी के जो अधिकारी थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने खूब लूट मचाई थी और वो निजी तौर पे बहुत धनवान हो गए थे। अब इसका महत्व समझ लेते हैं, यानी कि सिग्निफिकेंस क्या था। भारत में ब्रिटिश सरकार का वास्तविक नियंत्रण शुरू हुआ। कंपनी पहली बार ब्रिटिश के अधीन संस्था बन गई। भारत का प्रशासन अधिक संगठित, केंद्रित और राजनीतिक रूप से नियंत्रित हुआ। शक्ति पृथक्करण यानी कि 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट ने भी पहली बार शक्तियों के पृथक्करण की शुरुआत की। 1784 में शक्ति का पृथक्करण का मतलब जैसे कोई सेंट्रलाइज चीज़ है और उसको डिवाइड कर देना, यानी कि शक्तियों को बाँट देना, जिसने भारत में दोहरी सरकार या दोहरे शासन की नींव रखी। दोहरी सरकार कैसे? देखो, भारत में इस समय दोहरी सरकार है। एक है केंद्र की सरकार, ठीक है? और एक है राज्य सरकार। तो इस तरह से जब हम किसी चीज़ को नियंत्रित करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पृथक्करण की अ, मतलब राजनीति या दोहरा शासन। अब समझते हैं कमियाँ, यानी कि दोष क्या थे, डिफेक्ट क्या थे। द्वैध शासन से निर्णय लेने में भ्रम और देरी हुई। जब द्वैध शासन था, तो उसमें ये कन्फ्यूजन रहता था कि निर्णय कौन लेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच टकराव होता था। गवर्नर जनरल के अधिकार बढ़े, लेकिन स्पष्ट सीमाएँ तय नहीं थी। भारतीय जनता के हितों की अनदेखी जारी रही। वास्तविक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व या न्यायिक सुधार नहीं किए गए, यानी कि जो धरातल पर सुधार होने थे, उनमें से किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं किया गया। परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं। फिट्स इंडिया एक्ट डूल कंट्रोल की शुरुआत, यहाँ पर द्वैध प्रशासन की शुरुआत हुई। कहाँ हुई? फिट्स इंडिया एक्ट में। आपके प्रीलिम्स को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, तो आप ये पॉइंट याद रखिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये रहे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि गवर्नमेंट और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कंपनी। गवर्नर जनरल की शक्तियाँ सबसे अधिक बढ़ी। कंपनी अब व्यापारिक संस्था, सरकार, राजनीतिक नियंत्रण, यानी कि कंपनी जो थी वो व्यापारिक संस्था थी और सरकार राजनीतिक नियंत्रण, यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसका नियंत्रण बढ़ता जा रहा था। 1858 के भारत शासन अधिनियम की दिशा में पहला कदम था, यानी कि जो भारत शासन अधिनियम 1858 में आएगा, उसका ये पहला कदम था। अब फिट्स इंडिया एक्ट से 1784 के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कोशिश कीजिए मेंस के लिए कम से कम 100 वर्ड्स या 50 वर्ड्स का आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न है, फिट्स इंडिया एक्ट किसने पारित किया? तो आप यहाँ पे बताइए, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बता दीजिए। दूसरा, फिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? ये भी हमने डिस्कस किया है, आप यहाँ आंसर दीजिए। फिट्स इंडिया एक्ट 1784 के दोष क्या हैं? बुलेट पॉइंट में लिखना, ऐसे दोष 1, दोष 2, दोष 3, दोष 4, यानी कि कमियाँ 1, कमियाँ 2, कमियाँ 3, कमियाँ 4, इस तरह से पॉइंट में आपको बताना है। फिट्स इंडिया एक्ट के मुख्य बिंदु क्या थे? यानी कि उसका प्रोविजंस क्या था? वो आपको यहाँ पे बताने हैं। और प्रश्न 5, फिट्स इंडिया एक्ट के निदेशक मंडल के सदस्य कौन थे? निदेशक मंडल में कितने सदस्य थे? ये भी हमने आपको बताया है और कौन-कौन थे ये आपको बताना है। बहुत ही खूबसूरत क्लास है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करती है। आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसलिए ये आपके लिए सबसे बेहतर क्लास है। और वीडियो को
पॉज़ करने से पहले या ख़त्म करने से पहले एक बार लाइक करके जाइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।